हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं वैद्युतधारा के चौथे भाग को। यदि आपने इससे पहले वाली भागों की वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, यहाँ पर अगर लास्ट क्वेश्चन जो हो गया था किरचॉफ का नियम, उसके बाद का यहाँ पर क्वेश्चन है व्हीटस्टोन सेतु। बच्चों आपकी स्क्रीन पर है व्हीटस्टोन सेतु क्या है, उसका डायग्राम भी दिख रहा होगा, उसके बारे में लिखा है। आइए पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम डेरिवेशन को कराते हैं। जैसा कि इसमें क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इस परिपथ की सहायता से 3 ज्ञात प्रतिरोधों की सहायता से चौथे अज्ञात प्रतिरोध का निर्धारण किया जाता है। बच्चों इसमें 3 आपको दिया रहेगा, चौथा प्रतिरोध आपको ज्ञात करना होगा। जैसे परिपथ व्यवस्था में क्या है देख लीजिए बेटा, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है चित्र की भांति 4 प्रतिरोध AB, BC और AD व TC के को समांतर चतुर्भुज के भुजाओं के रूप में व्यक्त किया गया है, जिनके प्रतिरोध क्रमशः PQRS हैं, जिनके प्रतिरोध PQRS ज्ञात हैं और S अज्ञात है। PQR जो है ज्ञात है, S अज्ञात है, मतलब वो ज्ञात नहीं है न। अब विकर्ण AC में एक वैद्युत सेल इसके अलावा कुंजी K को जोड़ा गया है। विकर्ण 20 में एक धारा मापी भी जोड़ा गया है। ठीक है बच्चों, आइए अब इसके आगे हम कार्यविधि एवं प्रयोग को भी पढ़ लेते हैं। कार्यविधि में क्या कह रहा है बच्चों, देखिए सर्वप्रथम कुंजी K1 दबाते हैं, जिससे विद्युत सेल से धारा प्रवाहित होती है और ये धारा बिंदु A पर 2 भागों यानी I1 व I2 में विभक्त हो जाती हैं। यहाँ पर 4 प्रतिरोधक तारों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है कि कुंजी K2 को दबाने पर धारा मापी में कोई भी विक्षेप ना उत्पन्न हो। इस स्थिति को अविक्षेप स्थिति कहते हैं और इस स्थिति में विकर्ण BD में धारा प्रवाहित नहीं होती है और ये सेतु का कार्य करते हैं। चलिए बच्चों, आइए डेरिवेशन की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, आइए मैं डायग्राम को आपको बना के एक बार समझा देता हूँ। सबसे पहले आप स्केल की सहायता से 4 लाइन खींचेंगे। देखिए कैसे बच्चों, आइए देख लेते हैं। पहले एक लाइन ऐसे खींचेंगे, फिर एक लाइन ऐसे खींचेंगे, ठीक है, फिर एक लाइन ऐसे खींचेंगे, फिर एक ऐसे मिला देंगे। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद आप क्या करेंगे हम आपको बता दे रहे हैं। अब इसके बाद बेटा इसमें रेजिस्टेंस बताएंगे। मान लीजिए एक प्रतिरोधक यहाँ लगा है और एक यहाँ लगा है और एक यहाँ लगा है और एक यहाँ पर लगा है। ठीक है, ये ज्वाइंट है। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट D मान लीजिए। ठीक है, ये मान लीजिए A, B, C और D पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर आप समझ गए होंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे बच्चों, आइए इसको भी देख लेते हैं। अब इसके बाद इसे करने के बाद आप इसे एक बैटरी से जोड़ देंगे। यहाँ पर किससे जोड़ देंगे, बैटरी से। अब देखिए ये मेरे पास एक बैटरी है, इसे मैंने जोड़ दिया इसमें। और एक काम करिए, यहाँ पर एक कुंजी लगा दीजिए। ठीक है, ये कुंजी लग गई है। ठीक है, अभी मान लो ये गैप है बीच में, भले यहाँ पर नहीं दिख रहा हो गैप, लेकिन ये गैप है मान लो। ठीक है, ये कुंजी इसको हम लोग K1 नाम दे देंगे। ये प्लस और ये माइनस है, जिसकी E वोल्ट की बैटरी है, ये मान ले रहे हैं। इसमें I एम्पियर की धारा इसमें बह रही है। अब वो I एम्पियर यहाँ जाने के बाद इधर I1 हो जाएगा और इधर I2 हो जाएगा। अगर ये I1 है तो ये भी I1 होगा, इधर I2 होगा और बाद में ये दोनों मिलके I1 के इधर से वापस आ जाएंगी। और एक बार बेटा यहाँ पर एक बेटा हम क्या लगाने जा रहे हैं, ठीक है, और बेटा यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा दे रहे हैं जो कि G है, गैल्वेनोमीटर। और यहाँ पर एक कुंजी K2 लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ये K2। जब ये K2 दाब देंगे तो इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। अब इसका रेजिस्टेंस P मान ले रहे हैं, इसका Q, इसका S और इसका R। 3 टाइप के रेजिस्टेंस हो गए। ठीक बच्चों, कौन कौन से, PQRS। फिर समझो, ये P है, ठीक है, ये Q है, ये R है और ये S। ये 4 टाइप के रेजिस्टेंस है, आपको दिख रहे होंगे। अब इसके बाद बेटा हम इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। पहले हम लिखेंगे यहाँ पर, बहुत ध्यान से देखिएगा, बंद पास। ठीक है, ABDA बंद पास हम आ रहे हैं ABDA में लूप नियम से। लूप नियम किसे कहते हैं, किरचॉफ के लूप नियम से। लूप नियम वही किरचॉफ का नियम होता बच्चों, जो कि हमें दिखाता सिग्मा IR बराबर सिग्मा E। ये वाला नियम हमें शो करता है इस नियम में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, जैसे हम यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे। ठीक है, जिस डायरेक्शन में घड़ी घूमती है उस डायरेक्शन में हम इसमें घूमेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इधर जाएंगे I1, तो I1 में रेजिस्टेंस P है,
फिर हम देखो इधर आएंगे, इसमें कुछ नहीं लगा, अब इधर जाएंगे, ये मेरे देखो मेरे अपोजिट है, ये I2 इधर आ रही है, हम अगर ऐसे घूमें तो हम ऐसे इधर जा रहे हैं, धारा इधर आ रही है, इस वजह से I2 माइनस में हो गया। अब इसका रजिस्टेंस R होगा, क्योंकि देखिए बेटा इसमें I को R में मल्टीप्लाई किया, मतलब करंट का रजिस्टेंस में धारा का प्रतिरोध में गुणा किया गया है, तो हम यहाँ गुणा करेंगे R का। ठीक है, बराबर में कोई सेल नहीं लगा है इसमें, यहाँ पर कोई सेल नहीं है तो 0, इसको उधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा I1P माइनस I2 बराबर I2R, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हम लगाएंगे एक और बंद पास के लिए, आइए देखते हैं। अब मेरा जो बंद पास होगा, बंद पास वो क्या होगा, वो होगा BCDB, क्या होगा BCDB, ठीक बच्चों BCDB ये होगा। में वही लगाएंगे क्या, लूप नियम से, लूप का नियम क्या कहता है, सिग्मा IR बराबर सिग्मा E, यही तो कहता है बेटा लूप का नियम ना। अब हम क्या करेंगे इसमें, इतना देखने के बाद हम देखिए इधर आ रहे हैं हम, धारा का नियम इधर है, तो इधर हम जब आएंगे इस डायरेक्शन में तो I1 इंटू Q काम करेगा। फिर हम इधर जाएंगे, देखिए इसमें भी वही डायरेक्शन लेंगे बेटा, ऐसे ऐसे। अब देखिए हम इधर जाए, धारा इधर आ रही तो माइनस I2 हो जाएगा, मेरे अपोजिट है, और रेजिस्टेंस क्या S बराबर 0। अब देखिए यहाँ अगर हम मान निकालें, इसको इधर भेजें तो I1Q बराबर I2S होगा, इक्वेशन 2 होगा। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर, समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर, जब हम भाग देंगे तो एक क्या है I1P बराबर I2R, समीकरण 2 क्या है I1Q बराबर I2S, I1 से I1 कट गया, H2 से ऐड कट गया, बोलो अब क्या आ गया P/Q बराबर R/S। ये मेरे एक मिनट, हाँ ये एक रिलेशन आ गया बेटा, क्या आ गया, रिलेशन आ गया। अब यहाँ से मैं S अननोन था, अगर S की वैल्यू निकालेंगे, S को इधर भेज देंगे, Q को इधर भेज देंगे, P को नीचे, तो यहाँ से S की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा R, ठीक है, S की वैल्यू R/Q/P, ये मान आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फाइंड हो गया R की वैल्यू। ठीक है बच्चों, इसमें 2 नोट्स हैं। देखो पहला बात मेरी याद रखिए, चारों प्रतिरोध तारों के प्रतिरोध एक ही कोटि के होने चाहिए, याद रखना। और जिन भुजाओं में समान धारा होती हैं उन्हें क्या अनुपातिक भुजाएं होती है, जैसे AB, देखिए AB और BC में समान धारा है तो AB/BC लिखेंगे। अब AD और DC होगा, क्योंकि ये अनुपातिक भुजाएं हैं, क्योंकि इसमें धाराएं समान हैं। ठीक है, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, आपके स्क्रीन पर है मीटर सेतु। आइए पढ़ते हैं मीटर सेतु के बारे में, इसमें क्या कह रहा है। देखिए बेटा, इसे मीटर ब्रिज भी कहते हैं। व्हिच स्टोन से आपके स्क्रीन पर जैसा कि दिख रहा है मीटर सेतु, और उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा है ये पढ़ते हैं। व्हिच स्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित वह उपकरण जिसकी सहायता से किसी चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है, ऐसे उपकरण को मीटर सेतु कहते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा बेटा एक डायग्राम। ठीक है, अब इस डायग्राम में है क्या क्या, आइए उसको भी हम पढ़ते हैं। तो उसके लिए बेटा डायग्राम को मैं हटा रहा हूँ, पहले आइए रचना एवं कार्यविधि के बारे में पढ़ते हैं। देखिए बेटा, रचना में क्या लिखा है, पहले आप वीडियो को रोक कर डायग्राम को अच्छे से बना लें, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए बेटा, इसमें क्या कह रहा है, रचना एवं कार्यविधि। इसमें लकड़ी की एक तख्ते पर L आकार की तांबे की 2 पत्तियां A तथा B चित्रानुसार लगी होती है। इनके बीच में एक तीसरी पत्ती B भी लगी होती है। A तथा B के मध्य प्रतिरोध बॉक्स R भी लगा है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए A तथा C के मध्य 1 मीटर लंबा मैग्नीन अथवा टंगस्टन का प्रतिरोधक तार उच्च विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न प्रतिरोध ताप गुणांक लगा होता है। तार के समांतर 1 मीटर स्केल लगी होती है, जिस पर तार की लंबाई पढ़ी जाती है। ठीक है, A तथा C के मध्य एक सेल तथा कुंजी जोड़ दी जाती है। जिस प्रतिरोध को ज्ञात करना है उसे B एवं C के मध्य जोड़कर शून्य विक्षेप की स्थिति में तार की लंबाई L की जाती है। मेरा सेतु के सिद्धांत के संतुलन से, आइए बच्चों थोड़ा सा हम आपको यहाँ पर कैलकुलेशन को सिखाते हैं, पहले उसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, आइए बच्चों पहले हम डायग्राम को बना लेते हैं। डायग्राम का मतलब पहले हम समझ लेते हैं। जैसा कि ये क्या है, आपको बेटा पहले ये L आकार की एक पत्ती लेनी पड़ेगी, जैसा कि मैंने ले लिया।
ये एल आकार की पत्ती है। ऐसे ही पत्ती एक आप इधर भी लगाएंगे, ठीक है। इतना लगाने के बाद अब एक बीच में भी पत्ती आप लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो है क्लोज हो गया, ये भी क्लोज हो गया, ये भी क्लोज हो गया, ठीक है। अब इसमें एक वायर सेट करेंगे, ठीक है। इस वायर का रेजिस्टेंस है, सेट हो गया, इसका रेजिस्टेंस है एस, ठीक है। इसको हम संट पढ़ते हैं। एक ये वायर है, इसमें भी जोड़ दिया, बॉक्स जिसे बोलते हैं प्रतिरोधक बॉक्स है, ये इसका रेजिस्टेंस है आर, ठीक है। अब इस पॉइंट का नाम ए दे देंगे, इस पॉइंट का नाम बी दे देंगे, इस पॉइंट का नाम सी दे देंगे। इतना समझ में आ गया होगा बेटा। अब आइए, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, एक वायर को यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे हम, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक संट लगा होता है यहाँ पर, ठीक है। ये एरो है जिसका नाम गैल्वेनोमीटर है। अब इसकी ज्वाइंट जो है वो डी पॉइंट से हो गया, किससे हो गया, डी पॉइंट से हमने ज्वाइंट जोड़ दिया। अब देखिए बेटा इसकी जो लंबाई है 100 मीटर, 100 सेंटीमीटर, मीटर मान लो, ये 100 मान लो। अगर ये 100 है तो इसकी लंबाई एल होगी, क्या होगी, एल होगी, या L1 भी मान सकते, तो हम एल मान ले रहे हैं। अगर इसकी लंबाई एल है तो इसकी हो जाएगी 100 माइनस एल, इसकी लंबाई इतनी लंबाई क्या हो जाएगी, 100 माइनस एल हो जाएगी। अब देखिए ये मीटर सेतु है, देखो बेटा यहाँ पर जो है ये लंबाई मीटर सेतु होता है, इसके स्केल होता है, ठीक है। यहाँ पर स्केल दिख नहीं रहा होगा, स्केल हम इससे पहले बनाए थे। आइए एक स्केल छोटा सा हम बना दे रहे हैं यहाँ पर, ये स्केल है मेरा, ठीक है। इस स्केल में ऐसे ऐसे लाइन बनी होती है, याद है आपको, ऐसे ऐसे लाइन बनी होगी, ठीक है, जिसे हम लोग मीटर सेतु कहते हैं। ये हमारा मीटर सेतु हो गया, इतना आप समझिएगा। ये क्या हो गया हमारा, मीटर सेतु। ये क्या है, मीटर सेतु, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा ये मीटर सेतु हो गया। अब इसी में एक हम तार को जोड़ रहे हैं, ठीक है। ऐसे जब आप जोड़ोगे, यहाँ पर एक बैटरी लगेगी, ठीक है। ये जोड़ने पर एक बैटरी हो गई जो ई है, और इसमें एक कुंजी लगा दिया गया है, ये कुंजी है जो के है, ठीक है। अब देखिए बेटा इसी के बारे में, इसकी रचना तो हमने आपको बता दी थी। अब आइए जो हम कहते हैं पहले वो करेंगे। देखिए जो यहाँ पर पी और क्यू आपको दिख रहा होगा, देखिए पी क्यू तो दिख नहीं रहा है, हम पी क्यू आपको बताने जा रहे हैं। देखिए 2 तार लगा है, एक तार ये है, अब एक तार ये है, ठीक है। अब एक को हम पी मानेंगे, दूसरे को हम क्यू मानेंगे, ठीक है। अब हम मान ले रहे हैं जो पी है इसका रेजिस्टेंस, ठीक है, ये इसका रेजिस्टेंस पी है, जो ये तार है इसका रेजिस्टेंस पी है। देखो ये तार है, दिख रहा है इतना, इसका रेजिस्टेंस क्या है, पी है। अब इसका रेजिस्टेंस क्या है, क्यू है, ये क्यू है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। एक ये याद कर लो, एक ये याद कर लो, ठीक है। अब आइए हम सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे पॉइंट ए डी, तार ए बी, तार ए डी का प्रतिरोध, यहाँ पर देखते हैं, रो बराबर होता है राम अपॉन लक्ष्मण, होता है कि नहीं, राम अपॉन लक्ष्मण, ठीक है। अब यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा रो एल बटे ए, यहाँ से आया रेजिस्टेंस का फार्मूला। लेकिन हमें क्या चाहिए, ए डी का रेजिस्टेंस अगर हम देखें, अगर हम ए डी का रेजिस्टेंस देखें कितना है, इसको मत देखिएगा बेटा, ए डी का रेजिस्टेंस पी है तो पी हो गया रो, और लंबाई कितनी है, एल है, तो एल हो गया बटे ए हो गया, ये आ गया पी का प्रतिरोध। अब ऐसे निकालेंगे हम डी सी का प्रतिरोध, क्या निकालेंगे अब, तार डी सी का प्रतिरोध। अगर हम बेटा डीसी का निकालें, डीसी के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखिएगा, इसमें भी यही फॉर्मूला होगा, राम बराबर रो एल बटे ए, आर बराबर रो एल बटे ए। वैसे याद करने का तरीका होता है ना, रो बराबर राम अपॉन लक्ष्मण, ठीक है। अब देखिएगा, अब हम आर की वैल्यू क्यों है यहाँ पर भाई, आर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस क्यों है, और रो रहेगा लेंथ अगर देखा जाए 100 माइनस एल है, ठीक है, और बटे ए, एरिया इसका भी वही होगा ए, ठीक है। अब ये 2 रेजिस्टेंस मिल गया। अब हम फार्मूला लगाएंगे व्हीटस्टोन सेतु, क्या लगाएंगे, सेतु संतुलन, सेतु, ठीक है, क्या होगा ये, सेतु संतुलन। सेतु संतुलन क्या होगा बेटा, P बटे Q बराबर R बटे S, P बटे Q बराबर R बटे S। आइए वैल्यू रखते हैं हम यहाँ पर, इनकी वैल्यू रखते हैं, फिर इनको हम सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं P बटे Q, P का मान कितना है, ये है रो L बटे A बटे Q की वैल्यू कितनी है, ये रो 100
माइनस एल बटे ए बराबर में क्या है, बराबर में आर बटे एस। अब जैसे कि ए से ए कट जाएगा, रो से रो कट जाएगा, 20 का गुणा बीच में होगा, एल बटे 100 माइनस एल आ जाएगा। भाई जब ये इससे कट जाएगा तो रो बचा, बटे में ये बचा, वही लिख दिया, बराबर आर बटे एस। ठीक है, अब यहाँ से किसका मान निकालेंगे, अगर हम एस की वैल्यू निकालें, किसकी वैल्यू, एस की वैल्यू, तो एस इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, एल एस बराबर आर 100 माइनस एल आएगा। अब यहाँ से एस की वैल्यू निकालेंगे तो आर क्या आएगा बेटा, बहुत ध्यान से कि आर 100 माइनस एल बटे एल। तो ये आ गया बेटा आपका फार्मूला। ये समझ में आ गया कैसे आया फार्मूला, आप ये याद करिएगा। इसी की हेल्प से पहले हम यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे। ये विशिष्ट चालकता का फार्मूला होता है, किसका होता है बेटा, विशिष्ट प्रतिरोध का, विशिष्ट प्रतिरोध। बेटा ये विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला उठाइएगा, आर का मान निकालिएगा, फिर आर की जगह एक बार ये तार मानिएगा, फिर ये मानिएगा। जब दोनों रख लेंगे तो ये फार्मूला लगा के यहीं पर वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ गया। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों आगे क्वेश्चन देखते हैं। विभव मापी, ये क्या होता बच्चों, देखिए बेटा विभव मापी एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से किसी सेल का विद्युत वाहक बल या आंतरिक प्रतिरोध या परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात किया जाता है। ठीक है, सिद्धांत क्या है बेटा इसका, यह निम्नलिखित दो सिद्धांतों पर कार्य करता है। नंबर 1, यदि किसी प्रतिरोध तार पर विभवांतर लगाया जाता है तो यह उसकी संपूर्ण लंबाई पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, पूरी लंबाई पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। यदि प्रतिरोध तार की लंबाई L है तथा इस पर विभवांतर V हो तो इस पर विभव प्रवणता क्या होगी, तो वो फॉर्मूला होगा बेटा K बराबर V बटे L। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट पढ़ लेते हैं। इसमें हम विभवांतर अथवा विद्युत वाहक बल की तुलना शून्य विक्षेप की स्थिति में करते हैं, अतः त्रुटि की संभावना बहुत ही कम ही रहती है। ठीक है, जैसा कि आपके डायग्राम में A और B दिख रहा है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर डायग्राम को वीडियो मतलब स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लो। अब आगे हम रचना पे चलते हैं, कैसे बनाइए। देखिए रचना, इसमें लकड़ी की एक तख्ते पर मैग्नीग अथवा कांस्टेंट का 4 से 12 मीटर लंबा प्रतिरोधक तार 1 मीटर के टुकड़े में काट कर समांतर बिछा दिया जाता है। ठीक है, इन ताबे की पत्तियों की सहायता से श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। तार के दोनों सिरों पर 2 संबंधक पेच सी लगा होता है। सिरे ए तथा बी को कुंजी के साथ बाह्य बैटरी बी द्वारा जोड़ दिया जाता है। ठीक है बच्चों, आइए विभव मापी के उपयोग को हम पढ़ते हैं। विभव मापी का उपयोग क्या कह रहा बेटा, दो सेल के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में। ठीक है, परिपथ की व्यवस्था क्या है, आइए देखते हैं। नंबर 1, सर्वप्रथम एक प्रतिरोधक तार AB संचायक सेल B1 कुंजी के एवं धारा नियंत्रण RH के द्वारा एक प्राथमिक परिपथ तैयार करते हैं। नंबर 2 में क्या है, द्वितीयक परिपथ में द्विमार्गी कुंजी K1 व K2, द्विमार्गी मतलब 2 मार्ग वाले। ठीक है, K1 व K2 के साथ 2 सेल E1 व E2 को संबंधित करते हैं, मतलब जोड़ देते हैं। इन्हीं सेलों का विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है। ठीक है, अब जैसे नंबर 2 में देखो, सेलों के ऋण विभव सिरे को परस्पर संबंधित करके उसमें एक गैल्वेनोमीटर तथा जॉकी को संबंधित करते हैं। प्रयोग विधि में आइए देखते बच्चों। देखिए बच्चों, हम आपको समय देंगे, वीडियो को रोक कर नोट कर लिया करो। ठीक है, या तो पहले स्किप करके नोट कर लिया करो। प्रयोग विधि क्या होती है बच्चों, सर्वप्रथम कुंजी के को बंद करके तार AB के सिरे को बीच विभव प्रवणता उत्पन्न करते हैं। उसके बाद दूसरे पॉइंट में क्या है बच्चों, अब कुंजी K1 को बंद करके जॉकी की सहायता से अविक्षेप स्थिति, शून्य विक्षेप स्थिति J1 प्राप्त करते हैं। तो यदि, अब मेरी बात देखिएगा, यहाँ एक कैलकुलेशन है, अभी हम आपको बताएंगे। यदि J1 बराबर L1 हो और E1 बराबर KL1 हो, ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। और दूसरा क्या है बच्चों, आइए इक्वेशन नंबर 2 देखते हैं। अब कुंजी K2 को जब बंद करके शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं, तो यदि AJ2 बराबर L2 हो तो ET बराबर क्या हो जाएगा, E2 बराबर KL2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 में 2 का भाग दे देंगे, भाग देने से बेटा K1 की K कट जाएगा, E1 बटे E2 बराबर L1 बटे L2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। आइए बच्चों अब आगे देखते हैं। किसी प्रतिरोधक
सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे बेटा, आइए सबसे पहले देखते हैं परिपथ व्यवस्था। सर्वप्रथम एक प्रायोगिक तार AB संचायक सेल B1 कुंजी K1 एवं धारा नियंत्रण RH की सहायता से A से प्राथमिक परिपथ तैयार करते हैं। दूसरे पॉइंट में क्या कह रहा है बच्चों, द्वितीयक परिपथ में एक प्रतिरोधक बॉक्स के साथ कुंजी K2 तथा इसके समांतर क्रम में E विद्युत वाहक बल एवं आंतरिक प्रतिरोध R की सेल संबंधित करते हैं। चित्र की भांति द्वितीयक परिपथ में एक गैल्वेनोमीटर G और जॉकी को संबंधित करते हैं। प्रायोगिक विधि नंबर 1 में क्या कह रहा है, सर्वप्रथम कुंजी K2 को प्लग से निकाल कर सेल E को खुले परिपथ में रखते हैं। दूसरे में क्या है बेटा, अब सेल कुंजी K1 बंद करते हैं और सेल E के लिए शून्य विक्षेप स्थिति J1 प्राप्त करते हैं। यदि A J1 बराबर L1 है तो E बराबर क्या KL1 होगा। ठीक है, इसी प्रकार बेटा अब प्रतिरोधक बॉक्स से कोई उचित प्रतिरोध निकाल कर तथा कुंजी K2 बंद करके प्रतिरोध के सिरों के बीच लगने वाले विभवांतर V के लिए तार AB पर शून्य विभव स्थिति J2 प्राप्त करते हैं। तो यदि A J2 बराबर L2 हो तो V बराबर क्या होगा, KL2 होगा। समीकरण 1 में 2 का भाग दे देंगे तो E तो क्या होगा, K से K कैंसिल हो जाएगा, E बराबर L1 ना, जैसे से E बटे V बराबर L1 बटे L2 प्राप्त हो जाएगा। और सेल का आंतरिक प्रतिरोध आपको पढ़ाया गया है, E R बराबर क्या होता है, E बटे V -1 इंटू R, जो कि ये फार्मूला याद कर लीजिएगा। अब R का मान जो यहाँ पर E बटे V है वहाँ मान रख देंगे L1 बटे L2 जो कि निकाल चुके हैं भाग देकर, वो मान रखेंगे तो यहाँ पर R बराबर हो ब्रैकेट ओपन L1 बटे L2 -1 ना, ब्रैकेट क्लोज, फिर R, जहाँ R क्या है सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो।